तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट द वर्ड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट, you know where it where it comes from. बेसिक यूसेज ऑफ इंटरेस्ट वर्ड आपको पता है. बट यहाँ पे ऐसा है कि जो लेंडर है यानी जो पैसा आपको दे रहा है, व्हाट इज हिज इंटरेस्ट इन गिविंग यू इन मनी. तब जैसे आप किसी से बोलते हो कि मुझे 2,000 रुपये उधार दो, तो यू आर टेकिंग दिस मनी फॉर योर वर्क एंड यू विल बी रिटर्निंग इट ऑफ कोर्स. But the lender may ask, what is my interest in it? So, from that point of view, this particular word has been used here. So, अगर जैसे मान लो कि अगर वो उसका ये कहना है कि with every 100 rupees that you will take, you will give me 10 rupees at the end of the year, extra 10 rupees extra in the word end of the year, extra for every year. I think I'm like that. For every year with for which you are keeping the money. तो इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि अगर आप 100 रुपीज का लोन लेते हो एंड यू कीप इट फॉर 3 years. तो what is happening here that you will be paying 10 rupees each year for that money, and finally after 3 years you will return 130 rupees of that मतलब increased value of that money. तो ऐसे केसेस को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, which has got just interest which is being added every year, fixed interest. ठीक है. तो ऑल्दो दुनिया में कोई भी इंस्टीट्यूशन सिंपल इंटरेस्ट पे काम नहीं करती, रियल लाइफ में इट इज ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे. बट फॉर द बुक्स और फॉर द प्रॉब्लम्स, है ना, until इट इज नॉट मेंशन्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, इट इज सिंपल इंटरेस्ट ओनली. तो ये एक चीज ये ध्यान रखना है कि वेन एवर इंटरेस्ट इज मेंशन, तो वो सिंपल इंटरेस्ट ही है. एंड इफ दे आर मेंशनिंग इट स्पेसिफिकली दैट इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंडेड, देन इट विल बी सीआई और कंपाउंड इंटरेस्ट. तो ये तुम्हें फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट इन बुक्स इट इज ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट until it is not written that the interest is compounded yearly or half yearly or for whatever time. और in real life it is always compound interest. ठीक है. तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने क्या देखा कि 10 फॉर ईच 100. तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन. सो वी से 10% per annum. Sometimes it is also written as 10 PCPA, है ना, परसेंट पर एनम. तो इनका मॉडल क्या होगा, मॉडल को पहले अलजेब्रिक नहीं, एक रिप्रेजेंटेटिव मॉडल बता रहा हूँ कि जैसे मान लो आपके पास एक प्रिंसिपल है एंड फॉर 1 year इट इज आई. इट्स नॉट रेट, है ना, इट इज आई विच इज इंटरेस्ट. तो आई कैसे निकल रहा है हमारा, P इंटू आर परसेंट. सो वट एवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, है ना, जो आर होगा, आर परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो I will be calculated as P into R by 100, and it will kept on adding for every year past. ठीक है. तो ये हमारा एक मॉडल है सिंपल इंटरेस्ट का. सो एवरी ईयर द इंटरेस्ट इज I and I has been calculated as this. एक्सक्यूज मी तो सर. हाँ बताओ. सर ये क्या बताया था आपने, इसके ऊपर 10% पर एनम इज इक्वल टू? ये लिखने का तरीका बताया था कि ये ऐसे करके आप लिखो या फिर ऐसे करके लिखो. ठीक है. ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन 10% पर एनम का ही है. ओके. ठीक है. तो अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आती है कि जैसे अगर आपसे बोला जाए कि एक एक प्रिंसिपल है P एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8 1/2 PCP है.
तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप मान लो कि 8%, 8.5% नहीं भी निकाल रहे हो ना, तो वी कैन कीप ऑन एडिंग द परसेंटेज। जैसे मान लो कि आफ्टर 4 ईयर टोटल इंटरेस्ट क्या होगा। तो पहले साल आपका 8 1/2% मिला, फिर दूसरी साल भी आपको 8 1/2% मिलेगा, फिर तीसरी साल भी आपको 8 1/2% मिलेगा, चौथी साल भी आपको 8 1/2% मिलेगा। So rather than calculating in the formula way, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो ये भी यही चीज है। आप P इंटू आर बाई 100 से एक साल का इंटरेस्ट निकाल रहे हो और यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाई टाइम, है ना। बेसिकली ये I इंटू टी, है ना। तो मल्टीप्लाइंग इट बाई टाइम टू गेट द फाइनल इंटरेस्ट। बट ये विजुअलाइजेशन में हम ऐसे करना चाह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हम R% मतलब एक साल का निकाल के ही टाइम से मल्टीप्लाई करें। हम टोटल इंटरेस्ट को हम परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे 4 साल का अगर ये अमाउंट है, 4 साल के लिए लोन है, तो टोटल इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो, आप इसको ऐड करके 34% सीधा बता सकते हो। एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस एज्यूम्पशन और दिस पर्टिकुलर थॉट। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि पीआरटी इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। जैसे मैं अगर तुमसे बोलूं कि 8100 रुपीज आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेट्स से 4 1/3%, एंड टाइम इज लेट्स से टाइम इज 4.5 ईयर, ठीक है। तो अब इस केस में अगर तुम ध्यान दो, ठीक है, इफ विल सी हियर, इफ आई डू इट इन रेगुलर फॉर्मूला वे कि सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 अगर हम ऐसे करें, तो 8100 इंटू 4 1/3 इंटू 4 1/2 डिवाइडेड बाई 100। अब ये एक लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस केस में इफ आई डू कि पहले हम एक साल का इंटरेस्ट निकाल लें, तो आई क्या हो जाएगी हमारा। तो अब दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। 4 1/3% निकालने के लिए हम 1% को 4 बार लेंगे, 81 81 81 81, और 1/3 81 का थर्ड पार्ट, तो 27। ये कितना हो जाएगा बताओ। थ्री 300, फिफ्टी वन हाँ थ्री एक्सक्यूज मी फिफ्टी सर। हाँ सर ये 27 कैसे लिखा? देखो ये 4 and 1/3 है ना, तो 1% की वैल्यू अगर 81 है, तो वन बाई हम्म। थ्री परसेंट की वैल्यू तो 127 ही होगी ना, हम्म। है ना। तो इस तरीके से अगर हम 351 निकाल लें और इसको हम 4.5 टाइम्स, जैसे ये बोला ना कि आई निकाल लिया हमने 351, अब नाउ आई विल कीप ऑन एडिंग आई फॉर 4 टाइम्स, एंड लास्ट में ये हाफ ईयर है, तो आई टेक आई बाई 2। तो 351 प्लस 351 और प्लस इसका हाफ, विच इज 175 1/2। I'll add all these together to get the final interest. तो दो यहाँ पे मतलब you may not have realized the potential advantage of breaking it down, but most of the cases you will find that you don't have to do PRT. Either आपको PRT by 100, either आप एक साल का I निकाल के you can continue, or you find the total percentage of interest। दोनों ही तरीके से कर सकते हो। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने पहले आई निकाल के फिर फाइनल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना। इसका ये है कि जैसे मान लो यही प्रिंसिपल है 8100, और इसमें ऐसा है कि मैंने बोला आपको कि थ्री
नॉट 3। लेट्स से मैंने बोला कि 8 1/3% फॉर 3 years। सो अब इस केस में अगर विजुलाइज करो तो आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द टोटल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज, टोटल परसेंटेज ऑफ interest. So 8/1/3, 3 times if I'll take it will be 25%. So I can directly calculate the total simple interest as 25% of 8100, which is 2025, है ना, 1/4 of this। तो आप या तो एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर हमने ये 8 1/3 मतलब हमारा 25% आ गया, फिर हाँ, उसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई किया 8100 से। नहीं 8100 का 1/4 ले लेंगे ना, 25% कितना होता है? 1/4 होता है। हाँ, तो मैंने सीधा 1/4 ले लिया। अच्छा, तो ठीक है ठीक है। हाँ, तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आप 1 साल का इंटरेस्ट निकाल के टोटल टाइम पे आप उसको ले सकते हो कि कितने टाइम पे, या फिर टोटल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल के आप उससे फाइनल सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते नहीं तो हो। सर हमें ऐसे करना पड़ता है 8100 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, नहीं, हमें ऐसे करना पड़ता। हाँ, वो अगर 25% निकालना है है ना? तो ये भी तो 1/4 ओ ही अच्छा, होता है सेम ना। ही बात है, हाँ हाँ हाँ। तो इसीलिए तो तुम्हें परसेंटेज टेबल बनाने के लिए बोला, तुम अब तक नहीं बनाई हो क्या? सर मैं अब आपको अभी भेजती, मैंने बनाया हुआ है वो। तो याद क्यों नहीं रहता है? 25% इज 1/4, whenever I see 25% it is always 1/4। ठीक है। हम्म, अच्छा, अब इसमें क्या है कि थोड़े बहुत कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं। एंड जैसे मान लो कि कभी कभी क्या करेगा कि, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, प्रिंसिपल है 1200 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेट्स से 7 1/2% पर एनम। और ऐसा इन्होंने ऐसा कर दिया कि एक सर्टेन डेट बताया कि आप जो है 1 मार्च से लेकर 61 प्लस 14 मई, 14 मई तक आपने पैसा रखा। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? तो कभी अगर ऐसा डेट दिखे तो आप देखना, ये जनरली जो इनका जो डिफरेंस होगा, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ डे विच इज देयर, वो 73 या 73 के मल्टीपल में हो। अगर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये जो डिफरेंस होगा, जो इन्होंने मेंशन डेट और मंथ है, इसका जो डिफरेंस है वो 73 या 73 के मल्टीपल में होगा। एंड वाई इट इज देयर? बिकॉज 1 साल का 5वां हिस्सा, 1 साल का 5वां हिस्सा जो होता है वो 73 होता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपका पैसा जो है कितना टाइम रहा यहाँ पे, आपका जो पैसा है वो आपका 1/5 ऑफ द ईयर रहा। तो अगर पूरे पर एनम इंटरेस्ट 7.5% है तो 73 डेज इंटरेस्ट कितना होगा? 73 डे का इंटरेस्ट कितना होगा? इसका 1/5 होगा ना। अगर पूरे साल का 7.5 है तो 73 डेज का इंटरेस्ट क्या होगा? 1.5। ये विजुअलाइज हो रहा है? सबको दिख रहा है? कोई बोलो हाँ तो ना। ये एक बार दोबारा से समझा दो दोबारा से कहाँ से? कि ये 73 डेज इंटरेस्ट 1/2% कैसे लिखा। अरे 73 डेज 1/5 है ना। जी सर। तो साल का जितना इंटरेस्ट है उसका 1/5 मिलेगा 73 डेज में। हाँ जी। और 7.5 का 1/5 कितना होता है? अब बोलो, मुझे नहीं आता निकालने। सर नहीं आता निकालना। इसीलिए फ्रैक्शन मैंने बोला ना कि आधी आबादी, आधी नहीं, 10/9 ऑफ पीपल डू नॉट नो फ्रैक्शन। 7.5 को आप ऐसे सोचो, 7.5 सोचो, ठीक है। यस सर।
और उसको 5 से डिवाइड करो, तो 75 को 5 से डिवाइड करते हो तो 15 होता है ना, हाँ जी। और डेसिमल 1.5 हो जाएगा। यस सर। ठीक है। तो ऐसे भी सोच सकते थे, है ना। हाँ जी। हाँ, तो इसीलिए ना वो टेबल ओबल बनवाते हैं हम लोग, जैसे 1.1.5 का टेबल अगर बनाओगे, ठीक है, तो 2 बार में 3, है ना, हाफ एंड हाफ 3, फिर हाफ 4.5, फिर हाफ 6, फिर हाफ 7.5, ऐसा चलेगा। ओके, सॉरी। तो अब यहाँ पे समझ में आया ना कि आपको थोड़ा मतलब कैलकुलेशन वगैरह फास्ट करना पड़ेगा, बट कंसेप्चुअली एवरीबॉडी नो नाउ कि पर एनम में आपका 7.5 है, एंड सिंस 73 days इज 1/5 ऑफ द ईयर, तो इसका सर 1/5 आपको मिलेगा। हाँ, सर वैसे तो 75 डेज होंगे ना, तो हम फर्स्ट और 14th को काउंट नहीं करेंगे इसमें। 75। अच्छा, मैंने 75 कर दिया टोटल। क्या, तो 13th में कर दो और क्या। अच्छा ठीक है। और क्या है ना, 1-2 दिन आगे पीछे भी रहेगा ना, तो तुम उसको 73 ही मानना। अच्छा हाँ, इट ठीक विल है। नॉट मेक मच डिफरेंस। तो हमें फर्स्ट और 13th को भी काउंट करना है। नहीं, अभी क्या है कि जैसे आप 1 मार्च को पैसा रखते हो ना, और यस। 13 मई को वो करते हो, तो बैंक तो क्या करती है, एक सर्टेन टाइम का रेफरेंस लेती है कि ओके इस टाइम के बाद सबमिटेड और इस टाइम के बाद वो, या ठीक। फिर कई बार बैंक, वो भी कुछ बैंक का ऐसा भी होता है कि वो दे के किसी भी मोमेंट में पैसा है तो उस दिन का काउंट कराएंगे, ठीक है। है ना। तो ठीक। कुछ जो है 24 आवर पूरा बीतने पे ही दिन मानते हैं, तो वो इतना ध्यान नहीं देना है यहाँ पे, इट्स नॉट वेरी मच ओके रिक्वायर्ड, ठीक है। ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जो फ्रिक्वेंटली आता है। दूसरा ये है कि जैसे मान सर लो, सर ये मतलब जो आपने कहा कि जैसे कि मंथ्स के बीच का जो टाइम होता है वो मतलब ज्यादा टाइम 73 ही होता है, मतलब उसके मल्टीपल में होता है। तो हाँ, मतलब इसका कोई रीजन क्या, मतलब ऐसा क्यों है? यही कि 1/5 है साल का। देखो, मैंने उस दिन नहीं बताया था कि कोई भी पेपर तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, है ना। अब वो मान लो कोई और नंबर ऑफ डेज होता, जैसे मान लो कि तुम बोलो कि सर किसी में मान लो 85 दे ही दिया, 85 डेज दे दिया, तो क्या हम्म करेंगे। तो जैसे मान लो कि अगर इंटरेस्ट मेरा, लेट से लेट से 35% का इंटरेस्ट है पर एनम का, तो 85 डेज में कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो हम इसको 85/365 से डिवाइड ये करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हम्म है ना। तो अगर इतना मैंडेटरी है हमें निकालना, अगर कैलकुलेटर दिया हुआ है तुम्हें और बोल रहा है कि नहीं आप 85 डेज का निकालिए, यहाँ तो हमारा ये था कि नोबडी वांट्स टू बी इन डिफिकल्ट जोन, तो ये क्या करेगा, 35/73 डेज का देगा, तो 73/65 तो ये 1/5 ही आता है, तो ये आराम से निकल जाएगा, है ना। हाँ, मतलब जैसे कि मैं जैसे सोच रहा था वैसे ये कि जैसे कि 1 मार्च से लेकर 13th में है, तो फिर हर मंथ में अलग डेज होते हैं, तो फिर वो काउंट करना पड़ेगा, जैसे 31 नहीं में, नहीं, वो में जनरली 31। वो आसपास 73 के आसपास दिख जाए ना, तो उसको 73 मान के क्वेश्चन कर लो। अच्छा, तो और उससे आंसर कहीं, सही आ जाएगा। हाँ, वो सही आएगा। और अगर मान लो कि जैसे 90 डेज दिखता है, 100 डेज दिखता है, तो जितना पार्ट ऑफ द ईयर है उतना पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट मिलेगा। अब सिमिलरली हम्म जैसे मान लो कि अगर तुम्हें दिख रहा है जैसे 90 डेज ही दिख रहा है, जैसे मान लो कोई पैसा दिख रहा है 3 मंथ के लिए, है ना, कि हम्म एक एक यही 1200 रुपये है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, एंड इट इज देयर फॉर 3 मंथ्स। अब 15% पर एनम है, और 3 मंथ कितना होता है, 1/4। 1/4, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 15/4 ही तो मिलेगा ना। हम्म तो जितना पार्ट ऑफ द ईयर है उतना परसेंटेज का भी पार्ट तुम्हें इंटरेस्ट देना है। हम्म 6 मंथ है तो हाफ, है ना, 4 मंथ है तो 1/3। तो अब उससे नीचे जो देता है वो बेसिकली 73 डेज में ही देता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो मन करे सो पूछ देगा। समझ रहे हो मेरी अच्छा, बात। मतलब 73 में देता है, उसके बाद फिर वो क्वार्टरली और हाँ, फिर या हाफ तो ईयरली मंथ इसमें। में ही, हाँ, ऐसे ही अच्छा अच्छा, क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक। मतलब एग्जाम सब जो है ना वो तुम्हें दुख देने के लिए नहीं बने हुए हैं, है ना। तो इसलिए मान के चलो कि जो तुम सीख सीख रहे हो वही वो यूज होने वाला है, ठीक है। एंड इफ एनीथिंग
एनीथिंग एल्स इज बीइंग आस्क्ड, तो आपको पता है व्हाट टू डू, ठीक है। अब एक सेकंड सिनेरियो ये है कि जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक सर्टेन प्रिंसिपल है, ठीक है, नॉट मेंशनिंग एनी क्वांटिटी हियर, और लेट्स से 5% पर एनम का इंटरेस्ट है और 5 ईयर ही, यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ऑफ रेट एंड टाइम सेम है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कोई बताओ, एनीवन? सर 25%। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, 1/4 भी जिसने बोला सही बोला, लेकिन अभी रेट में ही बताओ, तो 25, ठीक है। और अगर यही हम बोलते कि 6% पर एनम है फॉर 6 ईयर्स, तभी कितना पूरा परसेंट बनता? 36%। 36%। अब मैं इसको रिवर्स पूछता हूं कि दिस इज द सिचुएशन, ठीक है, आई टोल्ड यू कि दिस इज द सिचुएशन वेयर absolute value of rate and time in year is same। और मैंने बोला कि इंटरेस्ट जो मिला है, टोटल इंटरेस्ट, उसमें भी एक एग्जांपल दे रहा हूं कि देयर इज अ केस वेयर 1200 रुपीस था एंड टोटल इंटरेस्ट समवन गॉट इज 588 रुपीस, है ना, ये कंडीशन दिया हुआ है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एंड दिस इज टोटल इंटरेस्ट। सो अब यहां तुमसे पूछ देगा कि व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कितना है? तो ये So, क्या लिखा है टाइम, ये 588 क्या लिखा है? ये टोटल इंटरेस्ट है। अच्छा। तो अब इस केस में हम कैसे निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो तुमने तो ये देखा है ना कि अगर 5 है तो 5 और 5 है तो 25 होगा, 6 और 6 है तो बेसिकली इट इज बीइंग स्क्वायर्ड, है ना। यस सर। अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे 588 का 1200 पे इंटू 100, मतलब जो लोग मजदूर हैं, है ना, वो तो अपना ऐसे करके निकाल लेंगे 49%, जो भी कैलकुलेशन है। जो थोड़े समझदार हैं वो ऐसे देख लेते हैं कि 588 जो है, 588 क्या है, 600 माइनस 12 है, और ये आपका 50% होगा और ये आपका 1% होगा, तो टोटल इंटरेस्ट इज 49%। 49%। सो whatever, in whatever way you will calculate, but the moment I realized कि ये 49 है, तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए मस्ट बी 7 into 7, यानी 7% का पर एनम का इंटरेस्ट रहा होगा और 7 ईयर के लिए क्वांटिटी रहेगी, तभी तो 49% मिलेगा ना, ठीक है। यस बोलो। यस सर, यस सर। हम्म। तो एक ये हो गया। अब एक और टिपिकल टाइप जो इसमें होता है वो ये है कि अगर आप कुछ पैसा दे देते हो बीच में, जैसे मान लो कि एक कंडीशन हम लेते हैं कि 5000 रुपीज का प्रिंसिपल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेट्स से 20% पर एनम, और कंडीशन ये है कि आफ्टर एन ईयर 3000 रुपीज हैज बिन रिटर्न। मैं पूरा वर्ड में, यानी पूरे वर्ड में प्रॉपर सिंटेक्स में प्रॉब्लम नहीं ड्राफ्ट कर रहा हूँ, बट यू मे गेट हाउ इट मे बी, मतलब हाउ यू मे ड्राफ्ट इट। तो रिटर्न किया जा रहा है, तो लिखता है कि देन इन नेक्स्ट ईयर
what amount will clear the loan, मतलब कितना पैसा दे जो लोन क्लियर हो जाए। क्वेश्चन समझ गए? समझ गए? क्वेश्चन समझ गए सब लोग? बताओ। Did Yes, everyone sir. get the problem? क्या है प्रॉब्लम, मुझे समझा दो तो जरा सा कोई। सर ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल जो था जिसपे जितना लोन दिया वो 5,000 रुपीज था और 20% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और हाँ 1 ईयर के बाद 3,000 रिटर्न कर दिया गया है। तो अब कितने पैसे और दें जिससे कि लोन अब क्लियर नहीं, हो? अब 1 साल बाद। हाँ मतलब वही 1 साल बाद, जिससे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जिससे लोन हो clear। अब हम लोग पिक्चर बनाएंगे ऐसा कि 5,000 रुपीज का प्रिंसिपल था, आफ्टर 1 ईयर ये अमाउंट जो हो जाएगा 5,000 प्लस 20% ऑफ 5,000 इज 1,000, ये हो गया 1 साल बाद। अब यहां से अगर आप 3,000 रुपए निकालोगे, मतलब टोटल अमाउंट जो है 6,000 है, लेकिन जो ये 3,000 रुपए निकालोगे इट विल ऑलवेज गो फ्रॉम प्रिंसिपल। जो बीच में आप पैसा देते हो, जो बीच में आप पैसा निकालते हो, है ना, इट इज फ्रॉम प्रिंसिपल ओनली। तो एज लॉन्ग एज प्रिंसिपल इज देयर, ठीक है, आपका जो बीच का पैसा है वो प्रिंसिपल से निकाला हुआ माना जाएगा। मतलब कि आप ये इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, वो आप प्रिंसिपल का दे रहे हो। समझ रहे हो? एक सर छोटी सी बट चीज 1 साल बाद तो प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा ना। प्रिंसिपल नहीं चेंज होता है ना। एसआई का तो यही प्रिमाइस है ना कि प्रिंसिपल तो वही रहेगा, बस वो राइट। अमाउंट बढ़ता जाता है। हाँ बट हाँ आई गेट इट व्हाट यू आर सेइंग। हाँ हाँ ठीक हाँ। तो अब अमाउंट तो हो गया 6,000, आई नो, लेकिन जब आप 3,000 लौटा रहे हो तो आपको उस अमाउंट को दो पार्ट में देखना पड़ेगा कि ये अमाउंट 6,000 तो है, बट इट इज 5,000 प्लस 1,000 है। मतलब हम्म एक कंपोनेंट प्रिंसिपल का है और एक कंपोनेंट इंटरेस्ट है। तो जो हाँ पैसा आप 3,000 दोगे वो इंटरेस्ट से नहीं जाएगा, वो प्रिंसिपल से जाएगा। हम्म तो जैसे ही प्रिंसिपल से गया तो प्रिंसिपल का रेसिडुअल क्या बच जाएगा आपके पास, 2,000. और ये 1,000 रुपया आपने दिया नहीं। तो अब सेकेंड ईयर में टोटल मनी, व्हाट विल बी द टोटल मनी, तो आपको अब इंटरेस्ट कितने पे देना है? सिर्फ 2,000 पे. यस। तो ये 2,000 प्लस 2,000 का 20% विच इज 400, और प्लस ये 1,000 जो आपने नहीं लौटाया, तो ये पूरा मिला के कितना बन गया? 3,400। ये पैसा जो है इट विल क्लियर द लोन। याद रहेगा ये? Yes, sir. ठीक है। तो बेसिकली ये तीन चीजें ही आपको, मतलब 3-4 चीजें जो है यही आपको ध्यान में क्या रखना है। ये डबिया और चार्ट। ठीक है, क्या तो बताओ, प्रियंका कुछ कह रही थी। नो सर नो सर। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में ये तीन चीजें अभी ध्यान रखनी है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन इतना दिमाग तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लगाओगे। ठीक है, तो दीज आर सर द मेजर चैलेंज। हाँ सर ये जो अभी लास्ट एग्जांपल आपने बताया, तो इसमें मतलब जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट बन रहा है उसे अनटच्ड रखना है, मतलब हाँ, प्रिंसिपल पे लगा के देना। एज लॉन्ग एज प्रिंसिपल इज देयर, जो भी अमाउंट आप दे रहे हो, जैसे मान लो अगर एक सर्टेन केस ये होता है यहाँ पे कि आप यहाँ पे 2,000 रुपया देते रहे हो, मतलब सेकेंड ईयर में यू ऑल्सो रिटर्न सम अमाउंट विच वॉज 2,000, तो वो भी प्रिंसिपल से जाएगा। हम्म जाएगा ना। तो हम्म अब 2,000 देने के बाद आपका इंटरेस्ट कितना बच जाएगा? यहाँ पे प्रिंसिपल तो जीरो हो जाएगा, जो 1,000। 1,400 ना, अच्छा अच्छा ठीक। ये पूरा बच जाता ना ये। अच्छा और अब उसके बाद चाहे थर्ड ईयर में दो, फोर्थ ईयर में दो, फिफ्थ ईयर में दो, या फिर 100 साल बाद दो, आपको 1,400 रुपया ही लौटाना होगा, बिकॉज यू हैव पेड द प्रिंसिपल ऑलरेडी।
अच्छा ठीक है? ठीक है, मतलब जो रिटर्न कर रहे हैं वो इंटरेस्ट को साइड रख के रिटर्न कर रहे हैं प्रिंसिपल में से। हाँ, एज लॉन्ग एज प्रिंसिपल इज देयर। ठीक है? अच्छा ठीक। अब इस केस में मान लो यहाँ हम बोलते हैं कि 3000 और रिटर्न किया, तो अब 2000 इसका प्रिंसिपल का और 1000 और रुपये चला जाता, 400 रुपये बच जाते हैं। तो फिर उसके अगले साल सिर्फ 400 रुपये देना होता, उसपे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता लगता। ठीक है, समझ गए? जी अब आते सर हैं हम मुझे एक डाउट था। बताओ। सर ये ऊपर 7 years जो आया था 49% वाले में, हम्म सर इसमें ये 7 years कैसे आया? ये 49 into 1 year भी तो हो सकता था। नहीं, तो यही तो मैंने बोला था ना कि ये कंडीशन को मेंटेन करके चलना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, कंडीशन मतलब इस क्या है? कंडीशन को मेंटेन करना है। हाँ, तो ये शुरू में लिखा होगा तब तब अच्छा। बाकी तो तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। 49 तो कुछ भी हो सकता है, एनी टू मल्टीपल विच मेक्स हाँ जी 49, है ना? उसमें से हाँ एक रेट और जी एक इंटरेस्ट हो सकता है। हाँ बट मैंने जी बोला ना कि इसमें ये क्वेश्चन तभी पूछेगा सिर्फ प्रिंसिपल और सिर्फ इंटरेस्ट पे। अगर ये कंडीशन ना दिया जाए तब तो ये कैनॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा हाँ जी कि 49% आपको इंटरेस्ट मिला, बट वो किस रेट से और किस कितने ईयर में मिला आप नहीं डिसाइड कर सकते ना। तो यू कैन ओनली ठीक है डिसाइड व्हेन इट इज इन दिस वे। ठीक है। ठीक है? हाँ जी। सर लेकिन ये तो प्राइम नंबर है, ये तो जाएगा ही 7 और 7 पे। नहीं तो किसने बोला कि इंटरेस्ट नंबर इंटीजर में ही होगा? इंटरेस्ट कैन बी इन फ्रैक्शनल नंबर ऑल्सो। जैसे हम ये बोलते हैं कि इंटरेस्ट है मेरा 12 1/4% और ईयर है 4। अब यस। इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, 49 नहीं आएगा? हाँ जी हाँ जी। तो वो भी तो हो सकता था। यस। तो ये कंडीशन नहीं था ना कि हमारे पास कि इंटीजर में ही वो होगा। ठीक है? सिमिलरली मतलब मैं तुम्हें अगर इस पे आ ही गई है बात कि इंटीजर वाला, तो अगर आपका मान लो कि इसी कंडीशन में अगर इंटरेस्ट आ जाता, टोटल इंटरेस्ट जो आ जाता मान लो कि 1/9%। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, नॉट 9 11 1/9%। ये 49 की बजाय ये आ जाता, तब क्या आंसर करते? तो तुम्हें ये पता करना पड़ता है ना कि विच टू नंबर आर गेटिंग मल्टीप्लाइड टू बिकम 11 1/9। समझ में आ रही है बात? अगर टोटल इंटरेस्ट 11 1/9% होता, तो आपको वो नंबर पता करना पड़ता ना कि जो आपको 2 बार मल्टीप्लाई करके 11 1/9 बनता। बोलो निशा। सर वो तो कुछ भी हो सकता है 11 1/9। नहीं, जब स्क्वायर है तो एक ही नंबर होगा ना भाई, एक ही नंबर का स्क्वायर ये हो ओ सकता है ना। हाँ ये हाँ 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 तो हाँ। अब तुम मतलब मैं, चूंकि फ्रैक्शन पे बात आ गई तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा भी आ सकता है सिचुएशन वेयर द इंटायर इंटरेस्ट, जो टोटल इंटरेस्ट है वो 11 1/9% है। अब तुम इसको तो सिंप्लीफाई करो तो ये 100/9 हो गया, यस सर। विच इसका रूट निकालेंगे तो 50/3। 10/3 ना। ओ सॉरी सॉरी, हाँ 10/3। हाँ, तो उसमें परसेंटेज भी 3 1/3 हो गया और ईयर भी 3 1/3 हो गया। यस सर। तो मतलब हमें कंडीशन दी होगी कि दोनों सेम होने चाहिए, रेट और हाँ टाइम। हाँ, द ओके। ऐसे लिखा कि या तो बोलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू या तो बोलेगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है? यस सर। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है कि जैसे मान लो कि आपने 100 रुपया किसी का लिया और बात हुई कि 10% पर एनम का इंटरेस्ट है, तो 1 साल के एंड में ये 10 रुपीज इंटरेस्ट बन गया। तो जो लेंडर है वो ये सोचेगा ना कि अब तो तुम्हारे पास 110 रुपए हो गए ना,
फर्स्ट ईयर के एंड में आपके पास 10 रुपए का इंटरेस्ट हो, आप कुछ भी नहीं लौटा रहे हो, तो लेंडर में थिंक इन दिस वे कि नाउ यू हैव टोटल मनी दैट यू हैव इज 110, तो नेक्स्ट ईयर में आप हमको इस पूरे अमाउंट का 10% दोगे। समझ रहे हो ना मेरी क्या बात? मतलब ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से होता है? क्या बोल रही हो? सर ये थोड़ा वो कॉमर्स में ना, हम जब डेप्रिसिएशन करते थे तब वो 2 मेथड्स होते थे, तो हाँ, तो उसको यहाँ पे छोड़ो, वो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये सिंपल सी बात है कि जो इंटरेस्ट आपने नहीं दिया फॉर द नेक्स्ट ईयर इट विल ऑल्सो बी अ प्रिंसिपल। यस सर। तो अब इसके दो अप्रोच है सोचने के। जैसे मान लो कि एक प्रिंसिपल है और एक R% है इंटरेस्ट, विच इज कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, R% पर एनम। तो एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? P में R% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? तो P प्लस P इंटू R%। P प्लस P इंटू R%। यस सर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 प्लस R/100। यस सर। बेसिकली 1 प्लस R/100 ही तो मल्टीप्लायर होता है कभी भी। जी सर। तो सेकेंड ईयर में यही अमाउंट क्या हो जाएगा? तो फिर ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है इट विल एक्ट एज प्रिंसिपल। यस सर। यस सर। तो अब ये पूरा अमाउंट अगर प्रिंसिपल बन गया तो सेकेंड ईयर में फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस R/100 से। यस सर। फिर थर्ड ईयर में ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस R/100 से, यस सर। क्योंकि अब ये प्रिंसिपल हो गया ना पूरा। हाँ जी, हाँ जी सर। ये प्रिंसिपल हो गया तो अब इसमें 1 प्लस R/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी यस का सर। जनरलाइज्ड फॉर्म होता है कि फॉर n years with R% अमाउंट डायरेक्ट निकाल लो, अमाउंट निकल जाएगा P इंटू 1/R/100 टू द पावर n। क्योंकि देखो यहाँ 2 साल है तो बेसिकली ये स्क्वायर हो गया, 3 साल है यस तो सर। क्यूब हो गया, तो हाँ जी। जितने साल है वो n हो गया। यस अब सर। ये जो है हमारा एक जेनरिक फार्मूला है, ठीक है, लेकिन हम बहुत कम इसको यूज करते हैं और करते भी है तो बड़ा स्पेसिफिक सिचुएशन में। तो अब इसको हम थोड़ा ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये 1 प्लस R% बेसिकली क्या है? 1 प्लस R/100 बेसिकली क्या है? मल्टीप्लायर फॉर ग्रोथ ऑफ R%। यहाँ इस स्टेटमेंट से किसी को दिक्कत है? बोलो। यही है ना, मतलब किसी भी नंबर में R% बढ़ाना है तो 1 प्लस R/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो किया ना हमने। कोई तो बोलो, यस सर। नया कुछ तो बोलो। अवंतिका, ख्याति, वान्या, है स्वस्तिका, तुम भी बोलो। तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, यस सर। गुड। तो अभी जो हमारी बात ये थी कि मान लो कि ये तो हमारा 1 प्लस R/100 लिखने का तरीका है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि 20% ग्रोथ का मल्टीप्लायर क्या है? 20% ग्रोथ का मल्टीप्लायर क्या होता है? 1.2 120/100 और 1.2, है ना, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, और 6/5। ये सब चीजें सेम है ना? यस सर। तो हम कभी कभी ऐसे भी यूज कर लेते हैं कि जैसे मान लो कि 20% है, या मान लो 20% की बजाय हम ऐसे बोलते 16 2/3% है ना, और एक अमाउंट है लेट्स से 3600 रुपीज पर एनम है,
आफ्टर 2 ईयर अमाउंट क्या होगा? तो हम सीधा निकाल सकते हैं 3600 इंटू इसका मल्टीप्लायर क्या होगा? 1/6 तो 1/6 कौन बोला? मैं बोल रहा। हाँ, तो 1/6 इसका मल्टीप्लायर नहीं है, मतलब वो निकालने के लिए मल्टीप्लायर है, ग्रोथ का मल्टीप्लायर पूछ रहा हूं। तो इसका मल्टीप्लायर होगा 7/6 हाँ, यस, अमीषा तुम्हें समझ दिखा? तो इसके वन अंदर हमें वो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करना है ना। अरे वो हम ये बोल रहे हैं कि पहले एक बार तो फाइनल मल्टीप्लायर नहीं, इसके ग्रोथ का मल्टीप्लायर क्या होगा? 7/6 होगा ना, क्योंकि 16 2/3% 1/6 होता है। 16 कितना? 16 2/3 है ना। तो वो 50/3 हुआ। अरे ये तुम टेबल क्यों नहीं बना रही हो? परसेंटेज टेबल 16 2/3 इज 1/6। ओके। देखो अपना टेबल खोल के वहां पे। यस सर। हाँ, सर तो मैं वन पहले सिक्स डिवाइड करती हूँ। अच्छा ठीक है। 1/6 का ग्रोथ मतलब 7/6 हो जाना। हाँ जी। तो अब हम इसको इंटू 7/6 जितनी भी साल होगा करते रहेंगे। आफ्टर 2 ईयर मतलब 2 बार ये हो रहा है, तो ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 4900। तो दिस विल बी यूज्ड जहां पे ऐसा सिंपल फ्रैक्शनल अगर परसेंटेज है कि जिसका फ्रैक्शन आसानी से निकल सकता है, तो इस अब अगर यहाँ पे तुमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दोगे, तो 4900 माइनस 3600 इट विल बी व्हाट 1300 आई थिंक, नहीं? तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि मल्टीप्लायर के हिसाब से हम इसको आगे कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी बढ़ाते सर। जाते हैं। हाँ तो जैसे कि जब हमने टेबल बनाया था वो तो ऐसे बनाया था ना कि जब हमने 2 से डिवाइड किया 100 को, फिर 3 से, हाँ, फिर तो 100 5 को से। 6 से डिवाइड करो। हाँ जी। तो अब तो मुझे इसके अंदर कैसे पता चल रहा है कि मेरे को 100 को 6 से डिवाइड करना है? अरे ये इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि टेबल अगर बनाओगे 1-2 बार तो ये दिख जाएगा, ये परसेंटेज जो है यू विल रियलाइज दैट दिस इज 1/6। तो ये तो फिर याद करना पड़ेगा वो टेबल। नहीं नहीं, याद नहीं। अच्छा, 20% कितना होता है? 1/5 होता है ना। हाँ जी हाँ जी। ये तुमने याद किया है क्या? नहीं। ये कैसे पता है तुम? समझ गई। इट हैज गॉट इनटू योर माइंड, यस सर। है ना, क्योंकि वो दिखता है कि 20-20 5 बार 20-20 जो है 5 बार में 100 हो जाएगा। हाँ जी सर। तो वैसे ही तुम्हें दिखेगा कि अब तुमने मान लो इसको अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में भी बदलोगे तो 50/3 हो गया ना। हाँ जी। तो ये 50 का 3 हिस्सा है, हाँ जी हाँ जी। यानी 3 बार में 50 चला जाएगा, हम्म। तो 6 बार में 100 चला जाएगा, हाँ। ऐसे भी दिख जाएगा। तो वो परसेंटेज टेबल 2-3 बार बनाने का मतलब ये नहीं है कि तुम याद करो, इसका मतलब ये है कि तुम विजुलाइज करो, यस सर। है ना। और यस सर। वंस दैट इज डन तो वो बहुत चीजें बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, अब यस। अगर मान लो कि ऐसा कभी सिचुएशन है कि 8000, मैं क्या कर रहा हूँ कि एक तरीका बता रहा हूँ कैलकुलेट करने का, वो कई तरह के क्वेश्चन में उस तरीके से यू कैलकुलेट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। 8000 रुपीज बोला और इसमें बोला है कि 10% आपका पर एनम का वो है, इंटरेस्ट रेट है सीआई में। तो इसको हम ऐसे विजुलाइज करेंगे कि प्रिंसिपल जो है आपका, प्रिंसिपल जो है विच इज 8000। अब मैं ऐसे एक ड्रॉ करूंगा ऐसा, और यहाँ लगूंगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो आपको पता है कि 8000 और प्लस आपका 800, 10% आपको मिल जाएगा at the end of second year. So I'm not adding it. I'm not adding it to 8800. I'm just keeping it separately. क्योंकि परसेंटेज जो है एडिटिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे मान लो कि 500 प्लस 200 और इसका मुझे 10% निकालना है, तो हम अलग अलग भी 10% निकाल के ऐड कर देंगे, तब भी वही वैल्यू मिलेगी जो हम ऐड करके 10% निकालेंगे।
तो मतलब क्या हुआ कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी को शो करता है कि दो डिफरेंट नंबर का 10% उनके सम के भी 10% के बराबर होता है. तो नाउ फॉर द सेकेंड ईयर it is known that कि this entire quantity will act as principal और फिर हमें इसका 10% इंटरेस्ट देना है. So rather than adding it and finding 10% of the sum, what I'll do, I'll calculate 10% separately. तो मैं अलग से करूंगा कि भाई ये 8 सॉरी I will just write interest here, है ना, अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट लिख रहा हूँ. तो अब इसको ऐड करके हमारा प्रिंसिपल बनता. गलती नहीं था वो, मतलब वो था कि जब हम सीधा सीधा अमाउंट लिख रहे हैं हर साल, यहाँ हमें अमाउंट नहीं, हम सिर्फ इंटरेस्ट लिख रहे हैं, बाद में ऐड करके अमाउंट कर लेंगे. तो सेकेंड ईयर में रेदर देन एडिंग इट आई विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट सेपरेटली. पहले हम इसका निकालेंगे 10% विच इज 800 और फिर हम इसका निकालेंगे विच इज 80. समझ गए मेरी बात? क्या किया मैंने कि ऐड करके 10% निकालने की बजाय हम दोनों कंपोनेंट को अलग अलग रखें और फिर हमने निकाला. फिर थर्ड ईयर में एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अब ये होता है कि बोल यहाँ पे क्या होता है कि सारी क्वांटिटी ऐड होके एक प्रिंसिपल बन जाती है ना, ऊपर की प्रिंसिपल प्लस ऑल द इंटरेस्ट, और फिर हम ऐड करके 10% निकालते हैं. तो हम वैसा ना करके हम फिर से वैसे ही करेंगे कि हम सारी क्वांटिटी की 10% निकालेंगे अलग अलग. इसका 8000 का 800, 800 का 80, इस 800 का 80, इस 80 का 8. तो एक तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे कर रहे हो, है ना, और फोर्थ ईयर का भी अगर करते हैं तो पहली साल में आपके पास 1 एंट्री है, दूसरी साल में 2 एंट्री है, तीसरी साल में 4 एंट्री है, चौथी साल में 8 एंट्री होगी. ऐसे करके डबल होता जाएगा एंट्री, अगर आप एंट्री के हिसाब से देख रहे हो तो. अगर आपको डर लग रहा है कि हम कहीं छोड़ ना दे कुछ. और एक तरीका ये है कि आप मतलब मार्क कर करके लिखते चले जाओ. तो जैसे मान लो ये आपका फोर्थ ईयर में 800 हो गया, फिर इस 800 का 80 हो गया, फिर इस 800 का 80 हो गया, फिर इस 80 का 8 हो गया. इतना तो रिपीट होगा ही, जो पिछला था वो रिपीट होगा ही, प्लस लास्ट वाले का सारा. तो फिर लिख लो 80 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 0.8. तो देख रहे हो 8 एंट्री हो गया. तो अगर आप इस पैटर्न में करोगे तब भी कुछ नहीं छूटेगा. ठीक है. सर लेकिन ये तो बहुत बड़ा ही मेथड हो गया, मतलब फिर तो हम ऐसे ही ऐड ही करते रहेंगे. तुम्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है मेरे को? नहीं. नहीं सर, भरोसा है कि मतलब टाइम टेकिंग लग रहा है ये थोड़ा, हाँ तो क्या हो गया? कि जैसे आप अब मैं तुम्हें जो चीज बताऊंगा उसको तुम दूसरे तरीके से करके देखना. अब मान लो कि ये तो हमने 4 साल तक लिख दिया ना, जरूरी नहीं था कि 4 साल तक बात पहुंचे. सवाल जो है आपका 3 साल तक भी हो सकता था. तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर ओनली, तो यहां पे क्या करोगे? आप सीधे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट जोड़ दोगे. अगर यही क्वेश्चन आप ऐसे नहीं कर रहे होते तो कैसे कर रहे होते? आप 3 साल के बाद, यानी कि 8000 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 3 माइनस 8000 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2 करते, तब आता कि नहीं थर्ड ईयर का इंटरेस्ट? बोलो. अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर माइनस अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तब तो इंटरेस्ट आएगा ना थर्ड ईयर का. यहाँ तो आप ऐसे ही लिख सकते हो. अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि हाँ सर वो ऊपर वाले मेथड में वो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट में वो 800 नहीं ऐड होगा, सिर्फ 80 80 और 8 ऐड होगा. नहीं नहीं, पूरा बोला था मैंने, वो मार्क नहीं हो पाया था. पूरा ऐड होगा, गलती से पेन नहीं चला था उसमें.
ठीक है। हाँ सर। अगर ये पूछता है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 3 years, तो अब आप क्या करोगे, इसमें क्या क्या ऐड करोगे बताओ? सिर्फ एक्स्ट्रा वाले पार्ट, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये तो SI में भी चलता, तो इसके अलावा जो भी है वो CI का पार्ट है। दिख रहा है? तो अगर ये यस क्वेश्चन है तो हम क्या ऐड करेंगे, इतना ऐड करके इसको आंसर दे देंगे। हमेशा समझ में आ रहा है क्या फायदा हो रहा है अब? हाँ जी सर। तो इस तरह से कई क्वेश्चन, मतलब आई कैन सर ड्रॉप ये मेनी। समझ में नहीं आया ये वाला क्या? अभी जो अगर बताया। ये पूछते हैं कि 3 साल में CI और SI में डिफरेंस बताओ, मतलब सेम प्रिंसिपल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर CI पे दिए होते और सेम प्रिंसिपल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर SI पे दे रहे हैं, तो कितना डिफरेंस आएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया ना तुम्हें? हाँ सर समझ गए। तो CI पे दिए होते तो तुम्हें ये पैसा देना पड़ता इंटरेस्ट, हाँ 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 800 800 800। SI पे दिए होते तो CI पे आपको ये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है वो ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है। हाँ सर। अच्छा। सर हाँ सर ये जो ऊपर जो आपने ये किया है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो इसमें जो ये ऐड हो रहा है 800 के बाद जो नीचे बन रहा है हायरार्की सी जो है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कैसे ऐड हो रहा है। पुराना जितना भी पैसा है ना वो सबका इंटरेस्ट लिखते चले जाओ। हाँ जैसे जैसे कि फर्स्ट ईयर में 800 हो गया। सिर्फ ऊपर वाले का लिखेंगे, मतलब सिर्फ हाँ प्रिंसिपल का। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल का भी इंटरेस्ट लिखोगे और इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लिखोगे, यानी कि इस 8000 का यहाँ 800 हो गया और इस 800 का यहाँ पे ये होंगे। थर्ड ईयर में ऊपर की जितनी भी क्वांटिटी है सबका 10% लिखेंगे एक एक करके। अच्छा मतलब जैसे क्योंकि थर्ड ईयर में मेन तो रहा 800 तो है ही, और उसके बाद 2 बार 80 क्यों प्लस किया है? क्योंकि इस 800 का एक 80 आएगा और इस 800 का भी तो एक 80 आएगा ना। लेकिन अच्छा, लेकिन मतलब उसका तो डायरेक्ट 88 हो जाता है। क्यों डायरेक्ट 88 लिख रहे हैं, हम अलग अलग लिख रहे हैं। हाँ अभी तो अच्छा बताया कि परसेंटेज जो है एडिटिव है, तो हम सब क्वांटिटी को अलग अलग रखेंगे। हाँ तो वही मुझे समझ नहीं आया कि 2 बार 80 क्यों आ रहा है। हाँ, तो जो भी पैसा ऊपर है सबका 10%, अच्छा है ना, क्योंकि सब प्रिंसिपल का पार्ट हो गया। ठीक है। सर तो एक बार ये बता दो। डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या है यासना, फिर से बताओ। फाइंड द डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर ये बोला कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 3 years। ये पूछना चाह रहा है कि जो अगर आप 8000 को 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर SI में लगाते 3 साल के लिए और CI में अगर लगा रहे हो तो क्या डिफरेंस होगा। तो अगर हम SI में लगाए होते 8000 को 10% से, तो हमें हर बार 800 800 ही तो मिलता। हाँ जी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो वो वाली भी तो चीज मेंशन ही है ना, 800 800 भी तो हमने लिख ही रखा है ना। ये वाला तो चल ही रहा है 3 ईयर तक का। दिस इज एसआई। है? क्या बोल रहे हो? ये एसआई का कैलकुलेशन है। हाँ, तो जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है दैट विल बी माय आंसर। ओके ठीक है। ओके फॉर 3 years है ओके। हाँ, फॉर 3 years है, फॉर 3 year। आई थॉट इट वाज फॉर द थर्ड ईयर ऐसे। नहीं, फॉर द थर्ड ईयर होता तो हम सिर्फ ये वाला जो। फॉर ठीक एक्सप्लेन। है। तो इस तरह से ना कई ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें अगर आप ऐसे टेबल में आप बनाओगे तो इट विल बी मच इजी टू डू। ठीक है। इस पे आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट तो पे। एक बार ये बता दो, ये फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। I'm not sure who that is. I can remember that after you set up your contact. ये कौन किसका AI बोल रहा है? सर ये गलती से मेरा ही बोल रहा था। अच्छा,
तुम क्या बोल रहे हो? इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। यस सर। तो इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर ये पूरा है। हाँ जी, नहीं जो ये आपने ये समझाया था 8,000 इंटू 1 1, मतलब 110। ये था कि पूरे 3 साल बाद का अमाउंट हाँ है ना, जी। और 2 साल बाद का अमाउंट, तो ये डिफरेंस लेंगे तो वही तो इंटरेस्ट बनेगा ना। यस सर। तो अगर आप ऐसे करते तो और टाइम लगेगा ना इसको करने में। हाँ जी हाँ जी। हम्म। तो अब हम, या फिर इसको ऐसे कर सकते थे कि आप 2 साल बाद का अमाउंट निकाल लो, उसका 10% निकालो, है ना। तो अभी देखो, इसमें अब एक सिंपल सी चीज ऐड करते हैं एज एन कंसेप्ट, कि मान लो कि किसी भी परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक मल्टीप्लायर है। वो होता है, सबको पता है ना, एनी परसेंटेज ग्रोथ हैज ए मल्टीप्लायर। बोलो हाँ, कॉन्फिडेंटली बोलो सब लोग हाँ। परसेंटेज चेंज का तो मल्टीप्लायर होता ही है ना, पक्का। हाँ 10% ग्रोथ का मल्टीप्लायर 1.1 और 10% रिडक्शन का मल्टीप्लायर 0.9। ये सबको क्लियर है? यस सर 10% ग्रोथ है तो 1.1 बोलो, 11/10 बोलो, 110/10 बोलो। 10% का रिडक्शन है तो 90/100 बोलो, 0.9 बोलो, या 9/10 बोलो। एवरी परसेंटेज चेंज हैज अ मल्टीप्लायर। तो मान लिया कि R% के चेंज का मल्टीप्लायर x है, विच इज नथिंग बट 1 + R/100। यही चीज होता है मल्टीप्लायर। तो ये कैसे बढ़ रहा है पैसा मेरा? पहली साल प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर में px, सेकेंड ईयर में व्हाट, px², थर्ड ईयर में px³ एंड सो ऑन। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ये मजेदार सा चीज है। तो हो क्या रहा है कि अगर मैं बोलूं कि 2 साल के गैप पे बात बताऊं, कि जो मान लो कि फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर और थर्ड ईयर से फिफ्थ ईयर, 2 ईयर का गैप अगर हम ले रहे हैं, टू ईयर का गैप अगर हम ले रहे हैं, तो 2 ईयर के गैप का मल्टीप्लायर क्या है? सॉरी, फर्स्ट ईयर से नहीं, मतलब यहां से नहीं नहीं, ठीक है, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर, या वो जो भी बोलो, कि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, मतलब 2 साल के गैप का बाद का मल्टीप्लायर। तो 2 ईयर के गैप का मल्टीप्लायर क्या है? फर्स्ट ईयर में पैसा था px, और थर्ड ईयर में क्या हो गया, px³। तो मल्टीप्लायर क्या है? x²। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या है? px³ और हो कितना गया, px⁵। तो यहाँ क्या मल्टीप्लायर है? यहाँ भी x² है, नहीं है ना ये? तो व्हाट डज दिस मीन, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर टाइम गैप सेम है तो इरेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, देख रहे हो, हम पी से मतलब ही नहीं रख रहे हैं, फर्स्ट ईयर मतलब प्रिंसिपल जो, इरेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन हमेशा आपका टाइम गैप जो है वो x² का ही होगा 2 साल पे। यानी कि इक्वल टाइम गैप इक्वल मल्टीप्लायर। अब बोलो कि इसका फायदा क्या है? मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है। मैंने तुमसे बोला कि मान लो 1200 रुपया जो है बिकेम 1800
rupees in 2.5 years. और फिर मैंने बोला what it will be after 10 years, है ना, विथ कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, विथ CI. तो नॉर्मल हमारे दिमाग में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि 1200 और 1800 को कंपेयर करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट निकाल लें और फिर उसको 10 साल तक कर लें, है ना, ऐसा हमारे दिमाग में आएगा, विच इज वेरी वेरी मच ऑब्वियस. लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दो तो ये 2.5 साल अगर देखा जाए तो 10 साल में कितने सेट आ रहे हैं 2.5 साल के? 4 सेट. यानी अगर एक प्रिंसिपल है, अगर 2.5 साल में 2.5 years में px हो जा रहा है, मतलब एक कोई मल्टीप्लायर लग जा रहा है, तो 5वें साल में यानी 2.5 साल और में वो क्या हो जाएगा? px स्क्वायर. फिर 2.5 साल और फिर क्या हो जाएगा? px क्यूब. और फिर 2.5 साल और अभी क्या हो जाएगा? px टू द पावर 4. मतलब तुम समझ रहे हो ना कि हर बार 2.5 years पे इक्वल मल्टीप्लायर होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें, हमें दिख रहा है कि 1200 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 बनता है 3/2. ये तुम लोग को दिख रहा है 3/2 का मल्टीप्लायर. 1200 में 3/2 मल्टीप्लाई करने पे 1800 बन रहा है ना. तो ये समझ नहीं आ रहा, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है. कहाँ से? तो ये पूरा ही नहीं समझ आ रहा. अरे ये वाली बात नहीं समझी तुम कि जितना टाइम गैप उतना बड़ा मल्टीप्लायर, मतलब मल्टीप्लायर सेम रहेगा. ठीक है. ये वाली बात तो समझ गई ना तुम. हाँ जैसे जी. हर साल x मल्टीप्लाई हो रहा है, हर 2 साल पे x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके. तो उसको मैंने जनरलाइज कर दिया कि ऐसा नहीं है कि इंटीजर में ईयर्स हो तभी ऐसा ट्रू है. अगर मिक्स फ्रैक्शन में भी है टाइम तो भी सेम मल्टीप्लायर होगा. समझ में आया? तो उसी चीज का जनरलाइजेशन ये है कि अगर एक प्रिंसिपल है जो 2.5 साल बाद px हो जा रहा है तो अगले 2.5 साल बाद px स्क्वायर हो जाएगा. इसमें क्या दिक्कत है बताओ? इक्वल टाइम गैप इक्वल मल्टीप्लायर. क्लियर अभी? बताओ. तो एक बार दोबारा बता दो. सर तो इसको हम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि जैसे 600 मतलब 1200 से 1800 हो जा रहा है, तो हाँ 600 जो है हमारा 2.5 साल में बढ़ रहा है, तो वैसे हाँ. करके नहीं कुछ कैलकुलेट नहीं, करते? वही तो प्रॉब्लम है ना, तुम नहीं समझे कि अभी क्या हुआ कि अगर 1200 में 600 बढ़ रहा है तो अगले 2.5 साल में फिर 600 नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि ये फिर पूरा ये आपका वो बन जाएगा ना, प्रिंसिपल बन जाएगा. हाँ हाँ. कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तो प्रॉब्लम है ना. एवरी टाइम देयर विल बी अ न्यू प्रिंसिपल, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा सेम रहेगा. तो अगर मान लो कि मैंने ये जैसे देखा कि हर साल अगर मान लो कि R% का मल्टीप्लायर अगर x है ग्रोथ का, तो हर साल px स्क्वायर ऐसे करके बढ़ता जाएगा. तो हर 2 साल पे क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर वाले रेट से बढ़ रहा है ना, मल्टीप्लायर से. तो यहाँ बस ये वाली बात समझनी है कि इक्वल टाइम गैप पे जो मल्टीप्लायर होगा, अगर मान लो इसमें ऐसे समझ कि मैं अगर बोलूं कि एक अमाउंट जो है 5 साल में दुगना हो जा रहा है, कोई प्रिंसिपल जो है विथ अ पर्टिकुलर कंपाउंड इंटरेस्ट 5 साल में दुगना हो जा रहा है, तो अगर P के लिए 2P है तो 2P के लिए कितना हो जाएगा? 4P हो जाएगा ना, वो भी तो दुगना होगा.
अगर हम इसको ऐसे सोचे कि हम पहला 5 साल में P जो है 2P हुआ, तो नेक्स्ट 5 ईयर में कितना हो जाएगा? ये 4P हो जाएगा ना। हाँ तो यानी ये मल्टीप्लायर सेम रह गया ना, अगर यहाँ इंटू 2 है तो हाँ यहाँ भी इंटू 2 होगा। हाँ यही चीज है। अमीषा समझ में आया अभी? बोलो क्या कह रहे हो? हेलो अमीषा बताओ। सर मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मेरे को अब समझ आना ही बंद हो गया शायद। अच्छा तो चलो तुम होल्ड पे रखो, दोबारा देखना तो शायद समझ में आ जाएगा। बाकी यस सबको समझ में आ रहा है? छवि? सर हाँ अरे बताओ। जैसे आपने कहा कि इक्वल टाइम गैप पे इक्वल मल्टीप्लायर होगा, हाँ तो मतलब कि जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाले एग्जांपल में P से PX हुआ, फिर PX स्क्वायर हुआ, ये 2.5 ईयर है, तो नहीं इसका यहाँ वाले एग्जाम्पल में ना, यहाँ पे हम बोल हाँ हाँ, तो इसका तो मल्टीप्लायर 2.5 होना चाहिए। नहीं, 2.5 ईयर है, ये टाइम है। मतलब हाँ इस तो टाइम में अगर PX हो जा रहा है हम्म तो एवरी टाइम व्हेन यू विल क्रॉस 2.5 ईयर X से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो जो ऊपर आपने लिखवाया था इक्वल टाइम गैप इज इक्वल टू इक्वल मल्टीप्लायर, हाँ तो तो वो यहाँ पे नहीं समझ अच्छा, नहीं आ रहा। इस इक्वालिटी पे मत ध्यान दो ना, ये इक्वालिटी नहीं है। मतलब इक्वल टाइम गैप विल गिव यू इक्वल मल्टीप्लायर, वो नहीं, दोनों इक्वल नहीं है क्वांटिटी में। अच्छा अरे तुम तो गजब कर अ- दिए अ- भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब टाइम गैप इक्वल हो भले ही मतलब उससे रिलेटेड नहीं है कि जो हमारा हाँ, ये बढ़ेगा। 2.5 से मतलब नहीं है। हाँ जैसे वो मान जो लो, हाँ हाँ, ये कोई भी टाइम गैप ले लो। जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ एक प्रिंसिपल है और मैंने बोला कि ये 5 महीने में, 5 मंथ में ये P/Y हो जा रहा है। हम्म, तो फिर अगले 5 महीने में क्या हो जाएगा? P इंटू ये वाई इंटू वाई हो जाएगा। हाँ हाँ, समझ रहे हो मेरी बात? इक्वल जी टाइम इक्वल मल्टीप्लाई। अच्छा, मतलब वैल्यू में इक्वल नहीं होगा बट इन द टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन एंड ऑल हाँ, मल्टीप्लाई। यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यही हो रहा है ना, कि जैसे हमने तुम्हें बोला कि 10% ग्रोथ का मल्टीप्लायर जो है 11/10 है। तो हर बार 1 साल बीतने पे क्या हो जा रहा है? 11/10 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। है ना? एवरी टाइम विल क्रॉस अ ईयर इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 11/10। नहीं? तो मैं बस यहाँ पे ये स्टेब्लिश करना चाह रहा हूं कि ये 1 ईयर से मतलब नहीं है। कोई भी टाइम गैप ले लो तो मल्टीप्लायर उसका सेम ही होगा। तो अगर मुझे यहाँ दिख गया कि 1200 से 1800 हो रहा है, तो 1200 से 1800 क्या मल्टीप्लाई करने पे बनता है? 3/2 मल्टीप्लाई करने में बनता है। तो ये हर बार 3/2 मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो अगर हम इसको 3 बार और मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 10 साल बाद वाली क्वांटिटी पता चल जाएगी। है ना? हाँ तो ये आपको, सर ये लास्ट वाला पार्ट फिर से रिपीट करिए। मैं ये बोल रहा था कि जैसे P जो है 2.5 ईयर में 1800 हो गया, विच इज 3/2 ऑफ P। मल्टीप्लायर मुझे पता चल गया 3/2। तो अब 2.5 ईयर से फिर अगले 2.5 ईयर बाद फिर से 3/2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर 2.5 हाँ ईयर बाद फिर से 3/2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर 2.5 ईयर बाद फिर से 3/2 मल्टीप्लाई होगा। यानी 10 साल के लिए हमें 3 बार और आगे बढ़ना पड़ेगा ना, 2.5 साल। जैसे P से 2.5 साल बढ़ा, फिर 2.5 साल बढ़ेंगे, फिर 2.5 साल बढ़ेंगे, फिर 2.5 साल बढ़ेंगे, तब तो 10 साल होगा ना। हाँ 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 तो वो 4 बार P में कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 3/2? 4 4 बार। टाइम्स। हाँ, हाँ तो बेसिकली P इंटू मतलब 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 ऐसे करेंगे
तो ये 10 साल बाद की क्वांटिटी आपको पता चल जाएगी। हाँ सर। बस ये बात है, ठीक है। हाँ। एक तो तो इसमें एक चीज ये और भी तो है कि क्या? एक्स स्क्वायर हमने एक वो बनाया ना कि एक्स स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये थर्ड तो टर्म दे रहा है। ये तो यहाँ था ना कि जब x was 1 years multiplier, हम्म। यहाँ तो मैंने ये जो x लिखा है ये तो 2.5 साल का मल्टीप्लायर लिख दिया ना सीधे। अब अगर इस हाँ, x से कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ y लिख लो, p इंटू वाई, p इंटू वाई, p इंटू वाई, नो y इट्स ओके सर, बट वहाँ पी वाई से हम एक हाँ ईयर छोड़ के नेक्स्ट में जाए पी वाई क्यूब, तो इसमें वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब आएगा, वाई थ्री में अगर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई फाइव आ जाएगा, तो सेकेंड ईयर का निकल जाएगा इस तरह से ना। ये कुछ बताया था आपने, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लायर है। नहीं, जैसे अगर 2 साल के गैप पे आपको पता चल रहा है, अगर 2-2 साल का मल्टीप्लायर तुम्हें पता है, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया कि क्वेश्चन में ऐसे दे दिया है कि एक प्रिंसिपल है which became 2p in let's say 3 years, तो हमें क्या पता चला 3 ईयर का मल्टीप्लायर क्या है? 3 साल में पैसा कितना गुना हो जा रहा है? 2 टाइम्स। डबल हो जा रहा है, यानी 3 ईयर हम्म। का मल्टीप्लायर कितना है? 2। हम्म। तो एवरी टाइम इफ विल गो 3 ईयर अहेड तो क्या हो जाएगा पैसा? 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 डबल। टाइम हो जाएगा। जब मैं एक बार का जब पता चल गया तो मैं हर बार वही मल्टीप्लायर होगा। तो मैं वो बोल रहा था यहाँ पे कि जरूरी नहीं कि टाइम जो है वो इंटीजर में हो। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं एक पैसा है p जो 1/3/4 ईयर, या ऐसे मैं कुछ भी ऐसा ले लूं, जैसे मैं बोल दूं कि 3 1/2 ईयर, मतलब 3 1/2 ईयर्स में ये जो पैसा है ये √2p हो जा रहा है। तो 7 ईयर के बाद, यानी कि 3 हाफ ईयर और यहाँ कितना हो जाएगा ये पैसा? तो मल्टीप्लायर क्या है यहाँ का? रूट यहाँ का टू। मल्टीप्लायर क्या है? 3.5 ईयर का मल्टीप्लायर क्या है? √2 है। √2 है। तो इस जगह पे भी मल्टीप्लायर क्या होगा? √2 होगा। तो √2 से हम्म। मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इंटू √2p करेंगे तो वो 2p हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हम्म। पे क्या है ना कि हर जगह आई एम नॉट एबल टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी इंटरेस्ट हो उसका मल्टीप्लायर जो है अपना एक ही रेट से चलता रहता है। समझ रहे हो? तो ये है कि आपको निकालने की जरूरत नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। तो ठीक है सर, वो एक्स स्क्वायर आपने बोला था ना कि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर एक्स क्यूब में हाँ एक्स स्क्वायर करेंगे एक्स फाइव हो जाएगा। हाँ, वो यहाँ के केस में था, इस वाले केस में जहाँ पे हाँ, ईयरली मल्टीप्लायर जो था वो एक्स था। ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे इसी इसी में तरह से अगर इसी में कह रहे थे अगर फर्स्ट से हम थर्ड पोजीशन पे जाना चाह रहे हैं हाँ, तो हम इंटरेस्ट का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। नहीं, दिक्कत क्या है कि अगर तुम्हें 2 साल का मल्टीप्लायर पता है, मान लो कि मैंने बोला, लेट से मैंने बोला कि p जो है 2 ईयर बाद px हो जा रहा है। ठीक है। हम्म। और अब तुमसे मैं बोल रहा हूँ कि अब 1 साल बाद कितना होगा, इसके 1 साल बाद, मतलब 2 ईयर के बाद। तो अब आप यहाँ आप तुरंत नहीं निकाल सकते कि मल्टीप्लायर क्या हो। ठीक है। ये तभी पता हाँ, आगे चलेगा जब पढ़ोगे। फिर से आप 2 साल बाद आगे बढ़ो, तभी ये px स्क्वायर हो। समझ में ठीक आ है, रही ठीक है मेरी बात? ठीक। हाँ। तो ये मल्टीप्लायर मतलब आपको जब तक इक्वल टाइम नहीं है इक्वल मल्टीप्लायर नहीं ले सकते। समझ में आ गई ठीक है बात? सर। हम्म। अब बात आती है कि अगर मान लो कभी ऐसा दे रखा है कि जैसे एक प्रिंसिपल है
और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है समथिंग R% पर एनम, लेकिन ये लिख दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बता दिया तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 8000 है और रेट ले लिया मैंने 20% पर एनम, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब कि 10% पर हाफ हो गया। अगर एक साल का 20 है तो 10% हो गया ना आधे साल का, और रेस्ट एवरी कैलकुलेशन विल गो लाइक बिफोर। तो जैसे अगर तुमसे बोलता है कि 1 ईयर के बाद बताओ क्या अमाउंट होगा, अमाउंट आफ्टर एन ईयर, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 8000 इंटू हाफ ईयर का मल्टीप्लायर। हाफ ईयर का मल्टीप्लायर क्या हो गया, 11/10, और इसको 2 बार करेंगे, मतलब ये 6 मंथ के बाद हो गया और फिर ये 1 ईयर के बाद, तो ये करना पड़ेगा। दैट मीन्स मतलब कि अगर आपके पास सर्टेन परसेंट पर एनम है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो आप उसको रेट आधा करके 2 बार करना पड़ेगा। और इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है कि इंटरेस्ट बढ़ जाती है। जितना छोटा टाइम ड्यूरेशन रखोगे उतना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम तुम्हें देते हैं, ठीक है, कि अगर एक 100 रुपये हमने लिया और 20% पर, हाँ, तो जैसे ये 1 ईयर का निकाला, अगर हमें 2 ईयर का निकालना होता तो मतलब 4 बार सेम मल्टीप्लाई मल्टी करें। 4 बार, ठीक है। हाँ, मतलब अब टाइम ही 6-6 महीने पे काउंट होगा ना। ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर 20% है तो एक साल बाद क्वांटिटी में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 20। लेकिन अगर हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली का केस कर देंगे तो 100 से पहले 10 मिलेगा फर्स्ट 6 मंथ में, फिर ईयर एंड में 10 तो मिलेगा ही, फिर 10 का 10% विच इज 1। कैलकुलेशन वही करेंगे जैसे हम करते जा रहे हैं। तो टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, 21% मिल रहा है, जो कि अगर ईयरली कंपाउंडेड हो रहा था तो 20% मिल रहा था। तो सिमिलरली अगर आप टाइम को छोटा करते जाओगे कंपाउंडेड वाले को, तो आपका इंटरेस्ट का जो फाइनल अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट रेट जो ईयरली इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता जाएगा। एंड दैट्स वाई जैसे बैंक वगैरह जो होता है ना, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो लोग लेते हैं, तो क्रेडिट कार्ड में तो ऐसे ही कहती है बैंक कि हम 18% या समथिंग परसेंट पर एनम का इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन वो मंथली कैलकुलेट करते हैं। तो एवरी मंथ इफ यू आर नॉट पेइंग द लोन, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो उस मंथ, मतलब अगर 18% है तो उसके मंथ का कितना हो जाएगा, 18/12, है ना। अगर 18% पर एनम है तो मंथली रेट अगर कंपाउंडेड हो रहा है, मंथली कंपाउंडेड का केस है, तो इट विल बी 18/12, 1.5% आपको हर मंथ ऐड होता जाएगा। और जब ये फाइनली पूरे एक साल बाद आप निकालोगे तो यू विल बी पेइंग मच मोर देन 18%, है ना। तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन छोटा है तो आपको इंटरेस्ट को पहले उतने पार्ट्स में बांटने पड़ेंगे और फिर आपको सिंपल कैलकुलेशन जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है। सर तो तो ये जो बैंक बैंक में लगाते हैं तो हाँ 18% पर एनम के नाम से लगा रहे हैं, पर एक्चुअली में पर मंथ ले रहे हैं इंटरेस्ट। हाँ, नहीं लेकिन वो बोलते हैं, ऐसा नहीं कि झूठ बोलते हैं, वो हाँ लिखा हाँ रहता है पर कंपाउंडेड मंथली। हाँ, पर इंसान तो ये देख के ना वो डिसीव हो जाएगा, मतलब रिसर्च हाँ, में तो बैंक तो ऐसे पर बहुत एनम तरीके से ठगता है। अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो ऐसे तो जी कई कैचेस हैं विच आर देयर विथ विच दे चीट यू और हाँ दे प्ले विथ योर साइकोलॉजी। तो ये जी सब इंसान, इसलिए हाँ भी समझ, क्या बोल रहा हूँ। वो इंसान सोचेगा कि मुझे साल का 18% देना है, पर एक्चुअली में उसे पर मंथ के हिसाब से देना है। तो अब जैसे वही है ना, जैसे देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि
अगर यही मतलब जैसे इंटरेस्ट वो दे रहे हैं, तो अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं और मान लो कि 20% का पर एनम का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये कितने साल में डबल हो जाएगा अमाउंट? तो ऐसे तो दिखता है कि 5 साल में दिखता है कि हम अगर सिंपल इंटरेस्ट रहता तो 20 करके 5 बार हमें मिलता, तो हमें 100 और मिल जाता और डबल हो जाता। लेकिन अगर आप ऐसे देखो अभी कितने साल में डबल हो रहा है, अगर कभी कोई पूछता है कि 20 साल में लगभग कितने साल में डबल होगा, तो आप अगर 100 में 20, पहले साल के एंड में 20 रुपया, सेकेंड ईयर के एंड में 20 प्लस 20 का 20% विच इज 4, फिर थर्ड ईयर के एंड में 20 का 20%, 4 प्लस 4 प्लस 4 का 20% यानी 0.8। फोर्थ ईयर में अगर आओगे तो 20 का 20 3 बार 4 आ जाएगा, फिर 0.8 आ जाएगा, 3 बार 0.8 भी आ जाएगा, और फिर 0.8 का 20% यानी 0.016। तो तुम देखो कि यहीं पे 100 से ज्यादा हो गया। ये इतना पार्ट तो 80 हुआ ही आपका, एंड देयर आर 6 टाइम 4, तो लेस देन 4 ईयर में आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बस, बाकी इसी सब कंसेप्ट पे तुम्हें जो भी क्वेश्चन है यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस। ठीक है, जो वेराइटी क्वेश्चंस के हैं वो बहुत सारे दिखेंगे, बट अल्टीमेटली यू विल हैव टू यूज दीज ओनली। ठीक है, इसमें हमने एक सिंपल सा पार्ट हमने नहीं डिस्कस किया, विच इज ईयरली इंस्टॉलमेंट वाला, विच इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, लेकिन नॉट फॉर ऑल। तो वो पार्ट छोड़ के मैंने सारा कर दिया है, तो दिस इज गुड एनफ फॉर ऑल योर जीआरई नीड्स। ठीक है, बाकी जो कैट वाले बच्चे हैं उनके लिए इंस्टॉलमेंट का हम बाद में बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा ऑल अबाउट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट।